लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो जैसे तैसे तारीख नजदीक आ रही है। सभी प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया। इसी कड़ी में गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में जनता मौजूद रही। ललितेश त्रिपाठी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव बहुत आसान नहीं है। आसान तब होगा जब अपना चुनाव निशान भदोही लोकसभा के हर घर में पहुंचाएंगे। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में किया है। मैंने इनको बाभक्ति अच्छी तरीके जानता हूँ। ये हमारे रिश्तेदार के बहुत खास मित्र भी हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको ये बताना होगा, सिखाना भी होगा। हमारे भैया मिलत बाटे सबही के दुलार, हमारे भैया तो फूट डाल के राज करत है, अरे झुकई बदकार हमारे भैया, अरे नहन के अब फेंकल जाई उखाड़ हमारे भैया, नहन के अब फेंकल जाई उखाड़ हमारे भैया। ज्यादा जो ललितेश त्रिपाठी जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे मौजूद है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं बताना चाह रहा था साथियों, बहुत वहाँ पे जिन कार्यालय खुला है वहाँ पे लगभग सवाल है, कुछ नए कार्यकर्ता है, नौजवान है, साथी है जो इनके बारे में बखूबी नहीं जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी कौन है, कैसे हैं। नए साथी बैठे हैं, ये कौन है, कहाँ से कैसे हैं, और इंडिया गठबंधन के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके प्रस्ताव बना के प्रत्याशी बना के भेजा है, उनके बारे में जानना हम बताना चाहते हैं साथियों। माननीय नरेश जी, ये पॉलिटिकल नर्सरी भारत पॉलिटिकल नर्सरी के पत्ती है हमारे राजेश त्रिपाठी जी। इनको बताना सिखाना कुछ नहीं जरूरत हो, जिनके सपोर्टर हैं आदरणीय स्वर्गीय पंडित लोकपत त्रिपाठी। भदोही की नगरी में उपस्थित इस कार्यालय उद्घाटन में आए हुए सारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सम्मानित मंच कह के अपनी वाणी को आरंभ करता हूँ। 7-8 मिनट की परमिशन की अवधि बची हुई है। तमाम कार्यक्रम होंगे जहां पे मैं सबका एक एक करके नाम लूंगा। मैं काशीनाथ जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। वो लग के इस कार्यालय का, उस कार्यालय का कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने कराया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पन्ना लाल यादव जी का धन्यवाद देता हूं। और लंबा ये चुनावी यात्रा इस कार्यालय के उद्घाटन से शुरू होने जा रहा है। हम लोगों को जन जन तक एक नया चुनाव निशान पहुंचाना है, और जब तक ये चुनाव निशान हर घर, हर गली, हर मोहल्ले और हर एक व्यक्ति के आंख के सामने नहीं पहुंचेगा, तब तक ये कहना कि चुनाव बहुत आसान है और चुनाव में क्या होने जा रहा है वो बड़ी जल्दबाजी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व के वक्ताओं ने, जिन्होंने समय सीमा का ध्यान रखते हुए संक्षेप में अपनी बात रखी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकार से त्रस्त है, बदलाव चाहती है, और उस बदलाव को लाना, उस बदलाव के लिए वो आशा भरी निगाहों से इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं की तरफ देख रही है। कुछ लोगों को लगता है, और ये भाजपा वाले प्रचार भी कर रहे हैं, कि इंडिया गठबंधन इसलिए बना है, उसलिए बना है। मैं इस मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि मूलतः जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है, हम सब लोगों की विचारधारा एक है। वो चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी हों, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए अगर उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, तो ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता
हम सबके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी दिखा दिया कि धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष सरकार किस तरह की काम कर सकती है देश में। अगर कोई प्रश्न होता है तो ये हल्का सा हम लोग को देखना होगा, हर चट्टी चौराहे पे अगर 100 नंबर वाली गाड़ी खड़ी है तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। अगर एम्बुलेंस का सुविधा गरीब जनता को मिल रही है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और अगर आज की डेट में देश के नौजवान आधुनिक काल में कदम रख पाए हैं तो मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी अगर लैपटॉप वितरण योजना माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी तो हर एक गरीब, हर एक परिवार के नौजवान साथी को ये भरोसा हो गया कि कंप्यूटर हम चलाएंगे। और आज की तारीख में 2012 से 17 के वो नौजवान जो लैपटॉप पाए थे, निश्चित रूप से देश और दुनिया में हम लोग के देश का नाम रोशन करने का काम, अपने परिवार को पालन पोषण का काम कर रहे हैं। हमारी नेता आदरणीय ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई इतनी मजबूती और दमदारी से लड़ती है जिसका कोई बराबरी मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश को इतनी बड़ी धर्मनिरपेक्ष योजना दी है। सबको दिल्ली में फ्री बिजली और पानी देने का काम किया। ये सारी योजनाएं जो मैंने गिनाए हैं ये बिना जात पात के भेदभाव के, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना ये सारी योजना हम लोग देश में देने का काम किए हैं। और उसी तरह की हम लोग की सरकार थी। नौजवान साथियों को हो सकता है याद ना हो, मगर 2004 से 2014 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ही सरकार थी। उस टाइम हम लोग का नाम यूपीए हुआ करती थी। और जो जो योजना आज देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होके सीना तान के बोलते हैं कि मैंने ये दिया, उन सारी योजनाओं पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिखा है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम लिखा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने इस देश को देने का काम किया है। व्यक्ति को मिल रहा है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से मिल रहा है। 13 में गुजरात के बाहर कोई नरेंद्र मोदी को जानता तक नहीं था, तब की ये योजना है। और 10 साल बीतने के बाद ये भी आप लोग भली बात जानते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार रही होती तो हो सकता है कि उस 5 किलो का 10 किलो हो गया होगा, उस 5 किलो का 15 किलो हो गया होता। भाजपा की सरकार थी, गरीबों को मिलने वाली चीनी बंद कर दी, गरीबों को मिलने वाला मिट्टी का तेल बंद कर दिया और मंच से सशक्त भारत और मजबूत भारत और हमारा देश इतना आगे निकल गया, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। अब 5 किलो 80 करोड़ लोग इस देश के लाइन लगा के अनाज देते हैं और कहते हैं कि ये देश मजबूत हो गया। 5 साल में उसमें क्या बढ़ाया है इन्होंने, क्या बढ़ाया? 10 साल में उसमें 1 किलो अनाज बढ़ाने का काम नहीं किया देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने क्योंकि चुनाव आ गया है 5 किलो के साथ एक ठो झोला पकड़ा दिए, खाली वो नहीं भरल नहीं है, खाली झोला दे दिया कि कुछ हो ना हो हमारा प्रचार प्रसार तो जरूर होने के चाहिए। अब ये हम लोग बैंक के बाहर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी से वो दिन आप भूल नहीं सकते इस बैंक के बाहर के। नोटबंदी से घर की मातृशक्ति के पास जो कुछ धन इकट्ठा हुआ था वो भी सब निकाल के अपने पास जमा कर दिया और आज तक ये हिसाब नहीं दे पाए कि काला धन कितना निकला और काला धन बंद हुआ कि नहीं हुआ। इतने बड़े जादूगर हैं ये लोग कि इसी बैंक के बाहर 2014 के चुनाव के बाद लाइन लगवा के उन लोगों को जिनका जेब खाली था उनसे बैंक का खाता खुलवाने का काम किया था, ये भूलिएगा मत। और आज तक उस खाते में 54 तक नहीं बढ़ा। समय हम लोग का समाप्त हो गया इस कार्यक्रम का, समय समाप्त हो गया इस कार्यक्रम का। फिर होगा कार्यक्रम, जगह जगह होगा कार्यक्रम। कितने लोग हैं?
भदोही में जिस तरह से आप चुनाव मैदान में है, क्या लगता है भदोही का प्यार आपको कैसा मिल रहा है? ये जो अपनापन का भाव मुझे भदोही में मिला है, ये दर्शाता है कि मैं उन्हीं का हूँ। बहुत पुराना नाता इस जनपद के लोगों से है, मेरे पर बाबा का है, उनका रिश्ता भी है इस जनपद में। मेरी दादी जब ये बनारस जिला था तो यहाँ की अध्यक्ष थी। कई नेताओं के साथ उनका एक मधुर संबंध रहा है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय ममता बनर्जी ने उन पुरानों रिश्तों को रिन्यू करने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, और हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि उन रिश्तों को मजबूत भी करें और आगे अगली पीढ़ी के लिए भी उनको तैयार करके रखें। एक चीज़ और है कि जैसे आपको देखिए, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ज़रूरत होती है सुरक्षा गार्ड की। जिला प्रशासन ने कहा कि आप प्रत्याशी हो गए, आपको सुरक्षा गार्ड दिया जाता है। मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र का विधायक था 2012 से 17। वहाँ पे सुरक्षा गार्ड मैंने नहीं रखा था, क्योंकि जनता खुद ही हम लोग की सुरक्षा करती है। हम लोग उनका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं तो वो हमसे नाराज़ क्यों होंगे। हमको किसी चीज़ का डर नहीं। धन्यवाद। उनको इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना इस जिले में, इसकी जवाब कौन देगा? अखबार पे और बड़े बड़े विज्ञापन में ये मालूम चलता है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया, भदोही में आखिरकार मेडिकल कॉलेज अभी तक क्यों नहीं? मुद्दे इस जनपद से संबंधित है। इस जनपद की आवाज़ बन के कोई देश के सदन में पिछले 10 साल से नहीं गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार के सामने मांग नहीं रखिएगा तो सरकार उन मांगों को पूरी नहीं कर सकती। सर, भदोही की कालीन व्यवसाय, ये लोग कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में समेटना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अभी जो नया प्राविधान लाया है टैक्स एक्ट का, वो छोटे और मध्यम कालीन व्यवसाय करने वाले लोगों की दुकान बंद करने जा रहे हैं। सिर्फ कुछ चुने हुए बड़े कालीन व्यवसाय बचेंगे, और वो व्यवसाय जो कर रहे हैं, जहाँ पे उनको सस्ता काम मिलेगा, जहाँ पे सस्ती मजदूरी मिलेगी, वो काम तुरंत उठा के वहाँ पे ले जाने का काम करेंगे। सोनीपत का उदाहरण आप ले सकते हैं। आधे से ऊपर व्यापार जो भदोही जिले का था सोनीपत चले गया, और यहाँ के कारोबारियों को, यहाँ के जो व्यापारी थे, उनको नए टेक्निक, आधुनिक टेक्निकों से जोड़ने का प्रयास किसी ने नहीं किया। ये पूरे पूर्वांचल का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की शान हुआ करती थी भदोही, और 10 साल में इसकी क्या स्थिति कर दी है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों ने, वो किसी से छुपी नहीं है। गलत नीति सिर्फ कालीन उद्योग पे नहीं, गलत नीति इनकी आप देखिएगा शिक्षा पे, गलत नीति आप देखिएगा रोजगार पे। भारतीय जनता पार्टी के पास गलत नीति छोड़ के कोई दूसरी नीति नहीं है। अगर केंद्र में अगर सरकार इंडिया गठबंधन बनती है, विशेष पैकेज, प्राथमिकता तो ये होगी कि एक विशेष पैकेज आए भदोही जनपद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जब ये जिला 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का मुद्रा दिलाता है भारत की सरकार को, तो कुछ ना कुछ इस जनपद के विशेष विकास के लिए होना चाहिए। सड़कें तो हर जिले में बन रही हैं, विद्यालय हर जिले में बन रहे हैं, मगर विशेष भदोही जिले के लिए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी में, ये पूछने का समय आ गया है। उसके साथ साथ उस उद्योग को किस तरह का लाभ मिले जो कांग्रेस की सरकार में मिला करता था, अगर वही लाभ फिर से मिलने लगे तो भदोही जिले का और पूर्वांचल का ये विकास फिर से फलने फूलने लगेगा। सर, भदोही लोकसभा क्षेत्र पिछले 18 मार्च से लेके आज तक लगातार मैं जनता के बीच में हूँ, और मुझे लग रहा है कि जनता धीरे धीरे मुझे पहचानने लगी है, मुझे जानने लगी है। मेरे बारे में इतना ही परिचय पर्याप्त है कि मैं 2012 में जब मड़िहान का विधायक चुना गया था तो मैंने बनारस घर नहीं बनाया, मैंने लखनऊ में घर नहीं बनाया, ना ही मैं दिल्ली में घर बनाया। मैंने अपना मकान मड़िहान में बनाया और रोज़ मड़िहान की जनता के बीच में रहा, उनकी सेवा करते रहा। उनको जब भी ज़रूरत पड़ी तो उनको ये मालूम था और ये उनके अंदर एक यकीन था कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ा तो मेरे पास आए। यही मैं भदोही के लिए भी यानी कि करूँगा। अगर आप भदोही सांसद बनते हैं तो आपका आवाज़ भदोही में ही होगा। 100% होगा यहीं पे। धन्यवाद।